Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. So Sathology actually builds your identity, whereas mythology destroys your identity. So use the word Sathology for all histories of natives as well as Vedic culture, especially propounded by Ramayana and Mahabharata. And we have verified it. I have verified it in my books. Many other people have been verifying it. And the whole community is available on Sathology. You can see so many videos talking about the historicity of Ramayana and Mahabharata. So I have a very special guest today. So you will all love her. So let us welcome Professor Kusumlata Kedia. Namaste. नमस्कार नमस्कार। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के मेरा हिम्मत बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है नहीं, कि मैं आप भी सही जगह कुछ बात कर पा रही हूँ। आप भी सबकी हिम्मत बढ़ा रही हैं कि लोग अब बोल सकते हैं मोर कॉन्फिडेंटली। आपको सुन रहे हैं तो सब जी आपके वजह से उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एक जी एक्चुअली वन ऑफ द कमेंट्स आई सॉ कि उसमें वो बोल रहे हैं कि कुसुमलता केडिया जी को बोलते ही रहो, बोलते ही रहने दो, उनको सारा दिन उन्हीं के शोज करो। सो तो उनका जी उनका तो उन सभी दर्शकों के लिए एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। उनके अराउंड जी 15 वीडियोज हैं, आप वहां पे सबको ध्यान से देख सकते हैं। 15 वीडियोज का मतलब है कि 15 घंटे आप नॉन स्टॉप देख सकते हैं। थोड़ी देर में 24 भी हो जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट पे आप ध्यान से जी देख सकते जी हैं। और तो हम लोगों ने काफी चाइना पे बात किया, भारत के इतिहास पे बात किया और चाइना के साइज के बारे में बात किया। फिर अभी हम भारत की जो वैभव है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक मैंने अपनी पुस्तक में लिखा था, बड़ा वो रिसर्च पुस्तक है, सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो में गया, और मैंने पता लगाया कि अलेक्जेंडर ने तो कभी जो पाकिस्तान की एक नदी है उसको क्रॉस ही नहीं किया कभी भी। लेकिन उस समय क्योंकि जी पाकिस्तान एक भारत का पार्ट था, और वहां की जब वहां पे अटैक किया उसने, पोरस से हारा, तो वापस जाते वक्त मुल्तान में की तरफ उसकी सेनाएं गई और वहां के गांव की महिलाओं ने हरा दिया उसको, सिर्फ। ये ये कहानी में ऐसा कहा गया। हाँ। और लेकिन ये मेंशन किया है, मॉस्को की हिस्ट्री बुक्स में मेंशन किया है कि अलेक्जेंडर नेवर इन्वेडेड इंडिया, टुडेज इंडिया। और तो और ये कहानी भी हो सकती है, लेकिन ये हिस्ट्री बुक का पार्ट है वहां पे। तो इट्स नॉट, जी इट इज सम देयर हैज टू बी सम हिस्टोरिकल क्रेडेंस। और उसी में मेंशन करते हैं मूल स्थान में एक नरसिंह का मंदिर भी है, मुल्तान जिसका नाम पड़ा बाद में। ये भी हाँ मेंशन किया जाता है उधर हिस्ट्री में। तो मतलब बाहर के देशों ने हिस्ट्री भारत की बहुत अच्छी तरह रिकॉर्ड करी है, इंक्लूडिंग कायरो। कायरो जो कि इस्लामिक देश है, लेकिन वहां पे भी हिस्ट्री मेंटेन की है इस तरह की। तो दर्शकों को बोलूंगा, अगर वहां पे जाके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं वहां पे। अच्छा, तो आज हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे आज हम लोग? वही 21वीं सदी की क्यों भारत पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर रहा है। मेरा ये पूरा सीरीज जो आप कह रहे हैं 15 हो गया, यानी 11 हो चुके हैं, ये 12वां है। हाँ। तो इसका प्रयोजन यही था कि कैसे आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इलीगल तरीके से भारत के स्वरूप, भारत के राजनैतिक स्वरूप का खंडन किया गया, उसका ऑर्गेनाइजेशन बदला गया, एनिमी स्टेट लाए गए, और किस प्रकार 21वीं सदी में भारत पुनः प्राप्त कर रहा है। तो पुनः प्राप्त करने के नैसर्गिक आधार क्या है। हम्म। तो ये मेरी, मुझे जहां तक ध्यान है, ये भारत पर तीसरा है। हम्म। पहले में मैंने जलवायु और टोपोग्राफी और क्लाइमेट की बात की। उसके कारण वो जो प्रोफ्यूज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, टर्शियरी सेक्टर है, उसकी बात की। और ये कहा कि इसके कारण, इस इंटेंस प्रोडक्टिविटी के कारण अवकाश बहुत है भारतीयों के पास। तो वो उस अवकाश में ऐसा क्या कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। और दुनिया में कहीं नहीं से मेरा तात्पर्य है जिनसे हमारा आज के दिन प्रतिस्पर्धा है। अमेरिका, ये नाटो, G20, G7, जो भी यूरोपियन ब्लॉक, ये जो मिडिल ईस्ट वाले हैं, और ये जो कम्युनिस्ट ब्लॉक चाइना है, इन्हीं से हमारा
एक थोड़ा हल्का सा मुकाबला है, कोई बड़ा मुकाबला नहीं है। तो मेरा सब जो कंपैरिजन है वो इन्हीं से चल रहा है कि इनके पास इनमें से कुछ भी नहीं। तो आज हम 5-6 चीजें लेते हैं। और एक बात मैं इसमें जरूर बता देना चाह रही हूँ कि जिन विषयों पर मैं बोल रही हूँ उसके नर्सरी क्लास की भी मैं विद्यार्थी नहीं। 5-6 BA MA का छोड़ दीजिए, मैं कौन हूँ? एक एवरेज हिंदू स्त्री, एक भारतीय स्त्री, जो सामान्य ढंग से जिसको जो पता है। तो अगर इन विषयों पर जानकार लोग बात करेंगे तो मेरे एक एक पॉइंट पर एक एक टॉक होगा। और अगर मैं 10 पॉइंट बता पा रही हूँ तो मान लीजिए कि 90 मैं छोड़ रही। कारण इसमें मैं वो बता रही हूँ जो एक आम भारतीय को, एक आम हिंदू को सहज पता है, वो मैं बता रही हूँ। लेकिन उसके अर्थ क्या है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, उस पर आम तो छोड़िए विशिष्ट भारतीयों का भी ध्यान नहीं, तो जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक बात से। पढ़ रहे थे कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह 19th सेंचुरी, यूरोप वालों के अनुसार भारत पर गुलाम है, ब्रिटिशर्स का गुलाम है 19th सेंचुरी। और जो बेहुदा एब्सर्ड हिस्ट्री राइटिंग हुआ है उनके अनुसार हजारों साल से है। अभी आपने अलेक्जेंडर की बात की तो आरएसएस वालों के हिसाब से हजारों साल। ठीक, ये बता रहे हैं। तो जो तुम्हारी कहानी है उसका हम तुमको दिखा रहे हैं कैसा पंक्चर्ड स्टोरी, इतिहास नहीं कहानी। महाराजा रणजीत सिंह 1830, अर्ली 19th सेंचुरी। अब उस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर का मुझे नाम नहीं याद है, ये कैसे कैसे जा रहा है, महाराजा रणजीत सिंह से मिल रहा है, और मिल रहा है उनकी राजधानी में नहीं, एक कैंप में। तो कैंप में महाराजा रणजीत सिंह से वो जो मिल रहा है, जहां मिल रहा है उसका वर्णन करना है। वो पुस्तक हरिद्वार में है। मैं 2-3 दिन में हरिद्वार जाऊंगी तो अगले हफ्ते आपको वो पुस्तक दिखा दूंगी, जहां तक मुझे याद है। पतंजलि योग पीठ के मेरे फ्लैट पे वो पुस्तक रखी है। तो उसमें वो कह रहा है कि साहब चांदी का फोल्ड करने वाला बंगला है, टेंट नहीं है, चांदी का। बाकी लोग टेंट में हैं, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जिसमें मुझसे मिल रहे हैं, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पर सीढ़ी चढ़कर पहले मंजिल पर जा रहा हूँ, और ये एक चांदी का बंगला है जो फोल्ड करके महाराजा रणजीत सिंह के साथ चलता है। ध्यान दीजिए, महाराजा रणजीत सिंह कौन है? जितना इतिहास लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं? दुष्ट यूरोपियों की प्रेरणा और उनके फॉलोअर दुष्ट वामपंथी और उनके फॉलोअर मूर्ख सेकुलरिस्ट और राष्ट्रभक्त लोग भी। महाराजा रणजीत सिंह 1830 में भारत के अनेक राजाओं में एक है। कहां पर है? पंजाब में है। ये पंजाब कहां तक फैला हुआ है? सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ है। लेकिन ये अभी स्टैब्लिश्ड नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह पहली बार इतना बड़ा राज्य बना रहे हैं। वो इतना बड़ा राज्य यूरोप के अनेक देशों से बड़ा है, लेकिन भारत के लिए अगर समृद्धि की बात करें तो एक आम राज्य है। तो इस आम राज्य के राजा, ये पहली पीढ़ी के राजा हैं, इनके पिताजी उतने बड़े राजा नहीं है, बेटा राजा बचा नहीं, ले गए उसको इंग्लैंड ये लोग। तो महाराजा रणजीत सिंह के पास कैंपिंग के लिए चांदी का फोल्ड करने वाला बंगला है। अब ये एक छोटी सी बात क्या क्या बता, ये छोटी सी बात कह रहा है भारत के पास कितना अधिक सोना चांदी बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में है। वो सोने चांदी के साथ टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप्ड है कि चांदी का यानी मेटल का, तो अगर महाराजा रणजीत सिंह के पास चांदी का है
बहुतों के पास सोने का होगा, मेटल का तो पता नहीं कितने लोगों के पास होगा। 2 मंजिल का है तो उसी टेक्नोलॉजी से 4 मंजिल बन सकती है, 5 मंजिल बन सकती है। और ये फोल्ड करने वाला मकान, छोटा महल, बंगला, और इसका डिटेल रिकॉर्ड मिल जाएगा पंजाब के सिखों के स्टेट आर्काइव्स में, लेकिन इस पर कोई काम नहीं है। तो अगर समृद्धि का लेवल ये है 1830 में, तो 19th सेंचुरी में, तो 17वीं शताब्दी में क्या है? 17वीं शताब्दी की विशेषता क्या है? चोल और चालुक्य साम्राज्य। चोल और चालुक्य कहाँ है? वही चाइना सी, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक, जिसके लिए क्वाड बन रहा है और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, जो 21वीं सदी का एरेना है, जहां पर जियो पॉलिटिक्स वाले बोल रहे हैं 2 सुपर पावर लड़ेंगे। तो ये 17वीं शताब्दी भारतीयों के लिए, ये पूरा क्षेत्र भारत के चोलों के लिए, भारत के चालुक्यों के लिए, भारत के महाराजाधिराज राज राजेंद्र चोल, उनका पूरा नाम भी मैं आदर पूर्वक उच्चारण करने का ढंग मुझे नहीं है, इनका ये झील है मलक्का ट्रेड, ये साउथ चाइना सी। इसको साउथ चाइना सी नाम किसने दे दिया भाई? तो जब 19वीं शताब्दी में ये हालत है, तो चोलों और चालुक्यों की समृद्धि का जो वर्णन है, और थोड़ा आगे चले आइए, पीछे चले आइए, विजयनगर एम्पायर, 13वीं से 16वीं शताब्दी, विजयनगर एम्पायर से भी और पीछे आप चले आइए। तो और पीछे चले आने में मैंने पिछले भाषण में बताया था, हम 1-1 किलोमीटर लंबे मंदिर बना रहे हैं, और ये मंदिर हम 17वीं शताब्दी में भी बना रहे हैं। कौन? इंडियन। कहाँ बना रहे हैं? अंगकोर वाट और बोरोबुदुर। तो एक जो मैंने बताया नन्हा सा चांदी का फोल्ड करने वाला महल, क्या महाराजा रणजीत सिंह के इस महल के वर्णन के पहले पूरे यूरोप में, अमेरिका को, फ्रांस को, रूस को छोड़ दीजिए, इंग्लैंड में क्या मेटेलिक फोल्डेबल किसी किसी भी स्ट्रक्चर की चर्चा पहले है? और अगर नहीं है तो ये सीखा कहाँ से है? ये सीखा है भारत से। अब ये भारत का जो वैशिष्ट्य है, वस्त्र, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो स्किल है, उसका लेवल ये है। 3-4 उदाहरण कि जो आदमी लोग ओढ़ते हैं शॉल, यानी 3 फीट बाई 6 फीट या 4 फीट बाई 7 फीट का, वो मेरी वुलन शॉल इस अंगूठी से निकल जाता है। कब निकल जाता है? हजारों साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले। और अभी 2007 में मैंने एक शॉल खरीदा, वो शॉल भी इसमें से निकल जाता है। तो स्वाभाविक है मैंने जो शॉल खरीदा वो बहुत घटिया किस्म का होगा, उसमें जो ताना और बाना है वो दूर दूर करके हल्का बनाया होगा। 1000 साल पहले इस अंगूठी से निकलता था, और आज भी इस अंगूठी से निकलने वाला, और मैंने जो खरीदा उससे कई गुना अच्छी क्वालिटी का बड़ा चादर मेरी माँ के पास है। माँ से बहुत अच्छा उनकी नानी के पास होगा और बाकी लोगों के पास। अब माचिस की डिब्बी में रख लेने वाला कपड़े का था, आज अपने सब साइंस टेक्नोलॉजी के बाद शायद मकड़ी का जाला भी इतना फाइन नहीं होगा कि मकड़ी के जाले को भी अगर थान बनाया जाए, थान को क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, तो माचिस के डिब्बे में नहीं आएगा। अब इसका टेक्निकल डिटेल मुझे बताना नहीं आएगा, कितने काउंट का है, क्या है, कैसे। और वस्त्र के कितने प्रकार, तो ये कौन सा समाज ऐसा काम कर सकता है? मैंने कहा कि मैं नर्सरी के विद्यार्थी जैसा भी जानकारी नहीं दे सक रही हूँ, मैं जानकारी दे पा रही हूँ एक आम एवरेज हिंदू स्त्री, उस कालखंड में जिस कालखंड में शिक्षा पर
स्टेट का नियंत्रण था हम तक जानकारी ना पहुंचे, इसके लिए जानकारी को बीच में ही रोक लिया जाए, इसके लिए तो भी इतनी जानकारी मेरे पास है। वस्त्र में सिल्क है, कॉटन है, मिक्सचर है, सिल्क पर सोने चांदी, वस्त्र पर सोने चांदी का काम है, वस्त्र पर मोती है, वस्त्र पर हीरा है। सोने चांदी के तारों से बने हुए वस्त्र मेरी माँ के पास है, तो मेरी माँ के पास है मतलब भारत के 10-20 लाख स्त्रियों के पास है, और ये वस्त्र अभी भी बन रहे हैं। और मेरी माँ के पास कब है? 20वीं शताब्दी में है। तो दुनिया में और कौन सा समाज है जो सोने चांदी के वस्त्र 20वीं, 19वीं, 16वीं, 15वीं, 17वीं शताब्दी में पहन रहा है? वस्त्र में सच्चे मोती, सच्चे हीरे, सच्चे माणिक्य बने हुए वस्त्र भारत के किसी भी किले के किसी भी म्यूजियम में आप चले जाइए, आपको दिखाई दे देगा। 20वीं शताब्दी में मेरी माँ मेरे विवाह में अपने भाइयों को टीका करती है, तो अक्षत चावल की जगह मोती चिपकाती है। मेरी माँ कौन है? एक समृद्ध है, लेकिन भारत का समृद्धि देखा जाए तो एक सामान्य व्यक्ति। ये कब है? ये 20वीं शताब्दी है। तो 20वीं शताब्दी तक इस प्रकार के समृद्धि का होना क्या बताता है? 2-3-4 चीज। एक, समृद्धि की कंटिन्यूटी है। कब से? फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू 20वीं शताब्दी। मैं मेरी माँ की बात कर रही हूँ, मेरे दादाजी की, मेरे बाबूजी की, मेरे भाइयों की बात, यानी इस जनरेशन तक कंटिन्यूटी है। इसी कारण एक ही जनरेशन में लक्ष्मी निवास मित्तल, तो ये अडानी, तो बिड़लाज, ये एक ही जनरेशन में। और लक्ष्मी निवास मित्तल तो वही व्यक्ति है जिसने काम शुरू किया, या वेदांत ग्रुप वाले लोग वही हैं जो इसी जनरेशन में काम शुरू किए और दुनिया के टॉप तक जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? समृद्धि को बनाना, पाना, टिकाए रखना, इसकी एक निरंतरता है भारत में। कब से? इक्ष्वाकु वंश से, सूर्य वंश से, चंद्र वंश से। एक नर्सरी से भी नीचे के स्पीकर से आप सुन रहे हैं, जानकारों से कभी सुनिएगा। अब वस्त्र छोड़कर मैं आभूषण पर आ गई। मैंने एक बार शायद आपके यहाँ चर्चा की है कि जब मैं पेंटिंग्स देखती हूँ तो कहीं भी कहीं के राजा रानी आभूषण नहीं पहन। हमारे यहाँ राजा पहन रहा है, रानी पहन रही है, मंत्री पहन रहा है, छोटा मंत्री पहन रहा है, सैनिक पहन रहा है। रानी जब युद्ध में जा रही है, राजा जब युद्ध में जा रहे हैं, तो उसके अलग आभूषण है। हमारे यहाँ मैंने शायद चर्चा की, घोड़ा पहन रहा है, हाथी पहन रहा है। और घोड़ा हाथी का आभूषण पहना हुआ सत्य है, क्योंकि हमारे मंदिरों के शिल्प पर बना हुआ है। अब एक पुनः कहानी, शायद सन 80 में या 80 के आसपास या 78 में मेरे छोटे भाई ने मुझे एक हार ला कर दिया कि दादाजी ने तुझे दिया है। हार पन्ने का था, सोने की मोटी जंजीर थी, इतने बड़े बड़े पन्ने थे। मैंने कहा ये मैं नहीं पहनूंगी, ये तो लग रहा है जैसे किसी घोड़े के पहनने का है, मेरे पहनने का थोड़ी है। तो भाई ने हंसकर कहा, सही, ये घोड़े का ही हार उतारा हुआ है, और ये हार घोड़े का इंदौर के राजा ने दादाजी को दिया। जब दादाजी गए थे किसी व्यापार के कार्य से, घोड़े को कोई तकलीफ था, दादाजी घोड़े के शौकीन थे, उन्होंने उसका कष्ट बताया, औषधि बताई, निवारण हो गया। तो इंदौर के महाराज ने कब? मेरे दादाजी को, यानी अगेन 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में तो तुम्हारे अनुसार हम अपने गरीबी की लोएस्ट स्टेप पर है, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में इंदौर के राजा, इंदौर के मल्हार लोग, मल्हारी तो है अहिल्याबाई होलकर, होलकर लोग, मल्हार राव होलकर,
होलकर लोग 20वीं शताब्दी में विराट भारत के इतने बड़े राजा हैं, और वो एक व्यापारी ने एक घोड़े का उपचार बता दिया। तो नन्हे राजा किसके? विराट भारत के नन्हे राजा। यूरोप की दृष्टि से कितने बड़े राजा, मुझे नहीं ध्यान है कि कोई कहानी होगी कि इंग्लैंड की रानी ने, विक्टोरिया ने, एलिजाबेथ ने एक घोड़े का उपचार बता दिया तो घोड़े का पन्ने का हार दे दिया, जिसकी कीमत आज के दिन कोई करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितनी होगी, मुझे नहीं पता। इसके द्वारा, इस आभूषण की कथा के द्वारा क्या मैं बताना चाह रही हूँ? कंटिन्यूटी। अब महाभारत में चलिए, वहां कितने प्रकार के आभूषणों का वर्णन है। रामायण में जाइए, वो श्यामंतक मणि, और कितने प्रकार की मणियां, कितने प्रकार के गोमेध, तो कितने प्रकार के पुष्पराज, तो रत्नों का स्वयं में अपना अलग अलग नाम। और शायद मैंने आपके चैनल पर बताया कि 1970 68 तक की कथा मैंने बताई। अभी इस पर मैं विस्तार से बात करूंगी कि हर घर में रत्न है, कम से कम 1970 तक था। अब मैं किस पर आई हूं? सोना नहीं, चांदी नहीं, रत्न, जूवेल्स। क्यों? क्योंकि घर घर में लड्डू गोपाल हैं, या घर घर में नन्हे राम है, या घर में कोई और देवी मूर्ति है, कहीं कुछ और है। एकाध रत्न हर घर में होना मामूली बात है। जो घर वाले कहाँ से खरीद के ला रहे हैं? भारत तो गरीब है, राजा है, रानियां हैं, बात बार पर प्रसन्न होकर गले का हार, बार बार पर प्रसन्न होकर अंगूठी, बात पर प्रसन्न होकर कंगन, और ये सब रत्न जड़ित है। 2-4 लेटेस्ट उदाहरण। 1947 में अंग्रेजों के द्वारा ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा, और ये इलीगल ट्रांसफर ऑफ पावर है, क्योंकि पावर जिस कांग्रेस पार्टी को हैंडओवर किया गया, पावर उस कांग्रेस पार्टी से तो लिया ही नहीं गया। कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में एक अंग्रेज ह्यूम ने की है, और पावर जो है 1825 के पहले लिया गया, कांग्रेस के जन्म से पहले। और जिन रजवाड़ों से लिया गया, जिन राजाओं से लिया गया है, उनकी वंशावली वहां पर उपस्थित है उसी समय। उनके वंश के लोग, उनके डायनेस्टी के लोग उसी समय वहां पर उपस्थित हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 1947 के बाद 1971 में शायद प्रीवी पर्स की समाप्ति। तो बार बार हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि इस राजघराने में ये लड़ाई है, उस राजघराने में वो लड़ाई है, और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका रिसीवर नियुक्त कर दिया जा रहा है। इतना चीज मालखाने में जमा हो जा रहा है, यानी कि जिसको इलीगल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है 1947 में, उसके रिप्रेजेंटेटिव के यहाँ डिजुरे राजाओं का, शासकों का धन संपदा डिफैक्टो रूलर के यहाँ जमा हो रहा है, जो इलीगल है, और ये सब गायब हो जाए। अब एक उदाहरण और, आभूषण का। फिर इन्हीं दुष्टों के कारण सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा गया, और केरल के जहां पर आदित्य जी जाते हैं, पद्मनाभ मंदिर का ट्रेजरी खुला। पद्मनाभ मंदिर भारत के अनेकानेक मंदिरों में एक मंदिर। इस ट्रेजरी के खुलने के पहले उसकी चर्चा एक आम हिंदू स्त्री को नहीं थी, नहीं जानकारी थी। उसका भी सब खजाना नहीं खुला, कुछ खजाने खुले। उसके जो फोटो टीवी में आए, वो माइंड बॉगलिंग, अविश्वसनीय। पता नहीं वो सच्ची फोटो थे कि नकली फोटो थे कि कंप्यूटर से बनाए फोटो थे, नहीं पता। लेकिन स्वर्ण, चांदी नहीं कह रही, स्वर्ण, और अब जो मैं कह रही हूँ जूएल्स। कोहिनूर की तो चर्चा आप लोगों ने सुनी हुई है। यूरोप में जितने सो कॉल्ड राजघरानों में जितने जूएल्स हैं, उनमें से एक टुकड़ा भी उनका अपना।
वो सब के सब। अब किसी ने मुझे कहा कि आप भरतवंशी मत कहिए, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तो देखिए, मैं इस विशेषज्ञ की जानकार नहीं, तो मैं एक साधारण अर्थ में कह देती हूँ। भारत वाले जो हैं उनको मैं भरतवंशी उस अर्थ में कह रही हूँ, तो उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। इस जम्बू द्वीप के भरतवंशी राजाओं के यहाँ से ग्रहण किया गया, या अफ्रीका के या लैटिन अमेरिका के राजाओं का चोरी किया हुआ रत्न यूरोप में है। तो 21वीं सदी की भू राजनीति में ये सब रत्न वापस आने चाहिए, ये सब मूर्तियां वापस आने चाहिए। चोरों को स्वयं दे देना चाहिए। ये चोर हैं और ठग हैं, ये डकैत भी नहीं है। डकैत क्यों नहीं है? डकैत वो होता है जो घोड़े पर आया या किसी चीज पर आया और बंदूक की नोक पर डरा कर धमका के आपसे छीना ना। ये सब चोरी से, ठगी से, छिनैती से भी नहीं, जेब कतरेपन से ले गए हैं। और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत हमारे सारी कलाकृतियां, सब कुछ, हमारे सारे ज्वेल, हमारे सारे गोल्ड, इनको वापस दे देने चाहिए। और ये स्वयं न दें तो भारत के शासकों को, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, जो नाम बदल गए हैं, बर्मा के, शाम के, चंपा के शासकों को, और दुनिया भर के देशों के शासकों को ये वापस दे देना चाहिए। अब आभूषण के बाद मैं आ रही हूँ भोजन पर। एक पुस्तक है, शायद भोपाल में है मेरे पास। उसमें 20वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के अंत में काशी के एक सामान्य गृहस्थ ब्राह्मण ब्राह्मणी का संवाद है। छोटी सी पुस्तक है, शायद पेंगुइन ने छापी है। उस संवाद में ब्राह्मण नहा कर आता है और अपनी पत्नी को, ब्राह्मणी को कहता है कि मैं नहा कर आ रहा था, आज एकादशी या पूर्णिमा कौन सा दिन है, और मैंने एक ब्राह्मण देवता को निमंत्रित किया है, न्योता दिया है, तो भोजन कुछ उनके योग्य बना। और फिर ये देखिए, लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी का ये घटना का वर्णन है, और किसी यूरोपियन के द्वारा अंग्रेजी भाषा में। तो पत्नी कहती है मैं बना लेती हूँ। तो फिर उसमें वो पूछते हैं, लंबा चौड़ा संवाद है कि क्या क्या बना बनने के बाद। तो वो जो गिनाती है वो 50 या 60 प्रकार के भोजन है, जो कैजुअल एक गेस्ट के लिए, कैजुअली, बिना प्रियर नोटिस के, ब्राह्मणी 56 है, 60 है, 65 है, मुझे नहीं याद है। और फिर उसमें विस्तार से वर्णन है। इसमें 6 रस हमारे यहाँ बताया गया है। तो ये मीठा कितना है, खट्टा कितना है, नमकीन कितना है, तिक्त कितना है, वगैरह वगैरह। इसमें साग कितना है, इसमें चूसने वाला कितना है, इसमें चाटने वाला कितना है, खाने वाला कितना है, कौन सा पहले खाने वाला है, कौन सा बाद का खाने वाला है। यानी भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में या 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनारस के, यानी काशी के एक साधारण गृहस्थ ब्राह्मण जब किसी को अपने यहाँ चलते फिरते बुला लेते हैं तो भोजन के इतने प्रकार हैं। तो मौर्यों के समय, तो गुप्त महाराज के समय, तो विजयनगर एम्पायर में, तो नगर सेठों के यहाँ, तो जगत सेठों के यहाँ, तो भारत के आसाम में, तो भारत के केरल में, तो अटक में, तो सिंध में, तो राजस्थान में भोजन की कैसी विविधता। क्या ये यूरोप में है? यूरोप वाले सीरीज में हम बताएंगे आप। क्या ये अमेरिका में आज भी है? क्या ये जापान में है? क्या ये चीन में है? क्या ये मिडिल ईस्ट में? तो ये कब आता है? ये आता है एक मेच्योर सोसाइटी में, जिसके पास रस के आस्वादन के लिए अवकाश है, फुर्सत है। हजारों साल, लाखों साल में इवॉल्व करके ये बना है। ये नहीं कि भोजन कभी भी कर लिया। प्रातः काल कौन सा भोजन होगा, दोपहर में कौन सा होगा, रात को कौन सा होगा, गर्मी में कौन सा होगा, जाड़े में कौन सा होगा, पित्त प्रकृति वाला क्या खाएगा, कफ प्रकृति का क्या खाएगा, वात प्रकृति का क्या खाएगा, इनके जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो क्या खाएंगे, अतिथि क्या खाएंगे, रोगी क्या खाएंगे,
गर्भावस्था में क्या खाएंगे, बाल्यावस्था में क्या खाएंगे, वृद्धावस्था में, डिटेलिंग एंड डिटेलिंग एंड डिटेलिंग। अब एक और बता रहे हैं, महाराज भोज आज से केवल हजार साल पहले, आपके अनुसार तो वो आपने अलेक्जेंडर का नाम ले लिया, मतलब इस झूठ लिखने पर दंड होना चाहिए। एक कानून है हमारे यहाँ, मानहानि का कानून, डिफेमेशन एक्ट शायद है, धारा 500 है शायद। उसमें अगर कोई मुझे मेरी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने वाला एक वाक्य भी कह दे तो मैं उस पर कंप्लेंट केस में उसको 7 साल से लेकर 10 साल की सजा करवा सकती हूँ। तो भारत में हमारे नायकों, हमारे सम्राटों, हमारे राष्ट्र के विषय में झूठ लोग बोलने वालों पर तो पता नहीं 100, 200, 500 साल की सजा होनी चाहिए, और कैसी कैसी सजा होनी चाहिए। अलेक्जेंडर को आपने कहा कि वो मास्को की किताब में लिखा है, तो हिस्ट्री कुछ तो होगी। अलेक्जेंडर कौन था, क्या किया, क्या नहीं किया, ये किसी मैकेडोनियन ने लिखा, किसी ग्रीस वाले ने लिखा? इसको कह रहे हैं जी ये 320, 326-24 बीसी का, यानी 4th सेंचुरी बीसी का आदमी है। और कहते हैं जी इस पर बताने वाला कौन है, कोई एरियन है, कोई प्लूटार्क है। एरियन प्लूटार्क कब के हैं, सब एडी के हैं। कहाँ के हैं, रोमन है। रोमन एम्पायर नहीं है अभी, रोम अभी गांव नगर बन रहा है। और ये एरियन और प्लूटार्क कौन है, और भी दो स्ट्रैपो और नाम आ रहे हैं। हिस्टोरियन है क्या? नहीं जी, हिस्टोरियन नहीं। कौन है, सैनिक वैनिक है। तो इनको 400-500 साल बाद सपना आया क्या अलेक्जेंडर का, इन्होंने किस आधार पर लेखन किया, या अलेक्जेंडर के समय का कुछ लिखा हुआ रखा था क्या? अच्छा, और आपको स्ट्रैबो का या प्लिनी का या एरियन का कुछ लिखा हुआ मिला क्या? नहीं जी, एक लाइन नहीं। तो 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर का कैरेक्टर कंस्ट्रक्ट, मुझे नहीं मालूम कि अलेक्जेंडर को ये ग्रीक कहते हैं। अरे ग्रीक वाले तो उनको ऐसे थूकते हैं जैसे हम भारत वाले पाकिस्तानी और चीनियों पर थूकते हैं। उसको शत्रु कहते हैं। उसने ग्रीस का जो, ग्रीस नाम इन लोग का दिया हुआ का जो नाम किया है, मैकेडो का जो नाश किया है, तो बिना किसी सोर्स ऑफ हिस्ट्री के मन गढ़ंत गप को अलेक्जेंडर आया, भारत पर आक्रमण किया, और अलेक्जेंडर पर छोटी छोटी बहुत सी किताबें जो मैंने पढ़ी, ऐसा वर्णन लिख रहे हैं मानो वहीं साथ पे खड़े होके बंदूक ये तलवार चला रहे। तो कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन इतिहास नहीं होता है। तो महाराज भोज की अनेकानेक पुस्तकें आज भी उपलब्ध हैं। भाई अगर नेपोलियन इसके लिए, अलेक्जेंडर के लिए कुछ लिखा गया तो क्यों नहीं उपलब्ध है? अगर एरियन, प्लिनी, स्ट्रैबो ने कुछ लिखा तो क्यों नहीं उपलब्ध है? हमारे पास तो 5000 साल पुराना महाभारत उपलब्ध है। हमारे पास तो लाखों साल पुराना लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है, और पता नहीं कितने लाख साल पुराना लिखा हुआ वेद भी उपलब्ध है, उपनिषद भी उपलब्ध है। और तुम्हारे पास अपने नायक पर लिखा हुआ, ये जिन लोगों का नाम ले रहे हो, मेगास्थनीज, क्या एक पुस्तक नहीं उपलब्ध है? किसी भी इंडिका की, कहते हैं जी 10-20 इंडिका है, एक सिंगल इंडिका का एक पन्ना कागज उपलब्ध नहीं है। कब का मामला है? कोई 2500 साल पहले का मामला। और महाराज भोज का सम्रांगण सूत्र एक नहीं, अनेकानेक पुस्तकें यथावत रूप में उपलब्ध हैं। महाराज भोज की चर्चा क्यों कर रही हूँ? डिकेडेंट भारत, मैं पूजनी सुदर्शन जी के मुंह से बहुत सुना करती थी, महाभारत के बाद भारत राष्ट्र का अवनति काल। तो 5100 साल के 4100 साल बाद महाराज भोज है, 100% डिकेडेंस हो गया है भाई। तब महाराज भोज मेरी समझ से करीब 70-80 पुस्तकों की रचना करते हैं, विभिन्न विषयों पर करते हैं। सम्रांगण सूत्र, जहां तक मुझे याद आ रहा है, नगर कैसे बसाया जाए, इस पर रचना कर रहे हैं। संसार में जिन 4-5 हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इनमें आपने किसी भी कालखंड में किसी भी
शासक का नाम सुना है जो पुस्तकों की रचना कर रहा है, कविता कहानी नहीं। साइंस भी है, इंजीनियरिंग भी है, पॉलिटिक्स भी है, ड्रामा भी है, डांस भी है, पेंटिंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं फिर नर्सरी की विद्यार्थी अपनी तोतली बाणी में कुछ बोलते हैं। तो नगर बसाने का पूरा, सड़कें कैसी होंगी, कौन सा चीज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, और ये महाराजा भोज की के चित्त की कल्पनाएं नहीं है। ऐसा मैंने उस शास्त्र से पढ़ा, उस शास्त्र से पढ़ा। शास्त्र का एक लंबा ट्रेडिशन, जैसे कि महाभारत में जब कथा होती है, वो कहते हैं ये कथा वो कहे, फिर उस कथा को उन्होंने कहा, उस कथा को उन्होंने कहा, एक कंटिन्यूटी। मैं बात कर रही हूँ 21वीं शताब्दी में भारत का पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करने के कारण ये कंटिन्यूटी, और कितने क्षेत्रों में कंटिन्यूटी। और जो मेरे रुचि का है, महाराज भोज उद्यान लगा रहे हैं नगर, और उस उद्यान में मैकेनिकल टॉयज हैं, मैकेनिकल ह्यूमन बींग्स हैं। हंस हैं जो पंख फड़फड़ा रहे हैं, चिड़िया है जो उड़ रही है, पंछी वो कुछ वो पानी में तैर रहे हैं, बतख बतख, और पुतलियां है, मतलब रोबोट कह लीजिए, या मैकेनिकल ह्यूमन बींग्स हैं। और ये सब कब है? आज से 1000 साल पहले। और उसमें बाकायदा ये कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, इसका डिटेल मैनुअल के साथ है। और ये केवल 1000 साल पहले है। और शायद मैंने यही चर्चा की थी आपके यहाँ मिसाइल की, जिसके बारे में एपीजे अब्दुल कलाम 21वीं शताब्दी में अपने पुस्तक में लिख रहे हैं कि टीपू सुल्तान के पास जो मिसाइल दिखा वो महारानी लक्ष्मीबाई के पास था, और यहाँ से फिर मिसाइल कैसे कैसे इंग्लैंड वालों ने बनाया। तो मैंने वस्त्र की चर्चा की, आभूषण की, भोजन की महाराज हाँ। और ये जो नगर बसाना है, तो महाभारत को आप पढ़िए, उसमें नगर कैसे बसाए जाते हैं, उसके एक्सपर्ट तो आदित्य जी है, मैं नर्सरी वाली हूँ जी। नहीं, आपने अलेक्जेंडर वाले पे कितना अच्छा बताया है, बहुत ही सुंदर बताया है। बिकॉज बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जितना भी ग्रीक हिस्ट्री है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स और अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने बोला कि ग्रीक्स हैव ए हैबिट ऑफ एग्जैजरेशन, ग्रीक हिस्टोरियंस। तो वो लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ग्रीक लोगों का लिखा हुआ एक पन्ना कहाँ है एग्जैगरेशन और नॉन एग्जैगरेशन? बिल्कुल नहीं। ना तो ग्रीक का लिखा हुआ है, ना इसका जो मैकेडोनियंस का लिखा हुआ है। फिर ये कह रहे हैं जी अलेक्जेंडर मर गया, उसके बाद वाले सब मर गए, ग्रीस का नाश हो गया, मैकेडोनिया का नाश हो गया। अब कोई रोम है, वहां से 200-500 किलोमीटर दूर, वहां पर किसी ने लिखा, लिखने वाला कौन है? हिस्टोरियन नहीं है जी, कोई सैनिक है। अच्छा तू किताब लाओ पढ़ ले, किताब नहीं है जी। अरे किताब के पन्ने होंगे, पन्ने भी नहीं है जी। तो आपको कैसे सपना आया? उसका किसी किताब में लिखा था, अरे वही किताब दे दो, वो भी किताब खत्म हो गया जी। तो 19th सेंचुरी में चर्च के प्रीस्ट लोगों की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ एंटीक्विटी। करेक्ट। जब यूरोप के लोग दुनिया जा रहे हैं, तो सब तो 4-10 हजार साल की कहानी सुना रहे हैं। अफ्रीका जा रहे हैं तो अमेरिका जा रहे हैं तो भारत कहीं और जा रहे हैं, और इन सबों के पास कहने को कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो 19th सेंचुरी में अलेक्जेंडर का मिथ्या माइथोलॉजी गढ़ा गया। कैसे? इन अ स्टूपिड एब्सर्ड मैनर। अरे यही कहते कि सुना था, ऐसा हुआ, सुना था, उसने उसको कहा, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इट्स नॉट अ मेच्योर सोसाइटी, करेक्ट। इट्स नॉट अ सोसाइटी विच हैज अ ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। तो सीधे ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे मारा फिर वैसे मारा, फिर उसने उससे ये कहा। अरे तुम खड़े होके रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये फैब्रिकेशन, और इस फैब्रिकेशन भी कब किया गया? 20th सेंचुरी।
18 सेंचुरी में ये जोन्स वगैरह बहुत मजेदार है, आज का विषय नहीं है इसलिए। अच्छा, एक खाली मेरे को लोभ हो रहा है, गजनी वाला जो वो था ना महमूद, वो आया सोमनाथ तोड़ दिया जी, और सोमनाथ का दरवाजा ले गया। हम बोले अच्छा अच्छा, दरवाजा तो बहुत बड़ा रहा होगा, काहे पर ले गया? गधे पर, खच्चर पर, ऊंट पर कि हाथी पर? काट काट के ले गया कि साबुत ले गया? तो कह रहे हैं जी दरवाजा ले गया, बाद में दरवाजा आया भी और आके भी रखा गया। तो हवाई जहाज से ले गया कि पानी के जहाज से? नहीं जी, गजनी ले गया। तो हाँ, गजनी जाने का रास्ता क्या है? उस रास्ते का टोपोग्राफी केवल देख लो, बिल्कुल। रेगिस्तान है। नहीं, फिर पहाड़ कम है से बहुत कम, सारे, पहले तो बहुत सारे पहाड़ है। रुकिए, पहले रेगिस्तान है, फिर पहाड़ है, पहाड़ में ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसा तो नहीं है कि एक कहीं खच्चर चलेगा, कहीं ऊंट चलेगा, कहीं हाथी चलेगा। और उतना भारी पहाड़ जो दरवाजा है, सोमनाथ जी का दरवाजा भी 10-20 फीट का तो होगा ना। तो पहाड़ पर हाथी चढ़ के गया था क्या? उस पर तो केवल म्यूल जाएंगे ना, और करेक्ट। म्यूल के वजन ढोने की कैपेसिटी, मतलब चंडू खाने की गप भी इसके आगे फेल है। अब हम लोग के यहाँ मैं देखती थी, मेरा भाई मानसरोवर में कथा कराया मुरारी बापू की और कई लोगों की, गुरु शरणानंद जी की, तो सामान जाता था। तो सामान किस एल्टीट्यूड पर जा रहा है, जीप में जा रहा है, तो उसकी कैसे व्यवस्था करें, कैसे पैकिंग करें, वहां कैसे रहेंगे, यानी जिसको लॉजिस्टिक कहते हैं। ये इतिहास कौन लिख रहे हैं? चर्च वाले लिख रहे हैं और बिल्कुल। ह्यूमैनिटीज वाले लिख रहे हैं, जिनको ना लॉजिस्टिक पता है, ना लड़ाई पता है, ना आर्मी पता है, इनको कुछ भी नहीं पता है। तो ये चंडू खाने की गप टाइप की चीज है। पता नहीं किसी को जचे तो इन सबको मेरे सामने बैठा दे, तो मुझे हम तो बड़ा पूछे आनंद आ रहा है। एक हाथी कितना वजन उठाएगा भाई, और वो हाथी उस ऊंचाई पर जाएगा क्या? अच्छा, और ये गप कब बनी? ये अंग्रेज कैसे अहमक हैं, जब ये लोग अफगानिस्तान पर अटैक कर चुके हैं और महाराजा रणजीत सिंह से कैसे कैसे रास्ता पूछे, तो ये लोग चढ़ के जा नहीं पाए हैं। अरे तब तक तो तुम लोग पहाड़ वहाड़ देख चुके थे ना। तो जिसने पहाड़ देखा उसने लिखा नहीं, जिसने लिखा उसका पहाड़ देखने वाले से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एक पुस्तक है टीएल मदन की, मैं दिखाऊंगी। 19 सेंचुरी तक यूरोप के कार्टोग्राफी में गंगा जी उत्तर से दक्षिण पेनिनसुलर भारत में बह रहे। तो इसलिए जी आप आ गए तो आप कुछ पूछेंगे जी, फिर मैं आगे और एक्चुअली बता। मैं क्या बोल रहा था कि इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, इनको हिस्ट्री से बहुत डर है। इन्होंने क्या किया, एक्चुअली ये चर्च का प्लान है कि ग्रीक हिस्ट्री को पूरा हटा दिया जाए, ग्रीक को, क्योंकि ग्रीक हिस्ट्री से इनको हिंदू कनेक्शंस आ जाते हैं, सारे एक्चुअल कनेक्शंस आ जाते हैं, एंड दे वांट टू इग्नोर इट। इसलिए को हटाना पड़ेगा ना, बिल्कुल। इनको तो खुद को भी मार के हटाना पड़ेगा। इनको हाँ, तुम रोमन हिस्ट्री बोलो भाई। इनको रोमन हिस्ट्री से भी डर है। पैंथियन में अगर कोई भाई रोम जाए। हाँ, रोमन जो है कौन है? सेंट्रल एशियंस है, सेंट्रल रिलेशन है। सारा शादी है, ब्याह है, हम ही लोग हैं। हम ही लोग हैं। भाई और जम्मू द्वीप तो हमारा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जी। इनको रोमन हिस्ट्री से इतना डर है कि रोमन्स का एक टेम्पल है पैंथियन, अभी भी है, और वो हाँ इनको दिखाता है हाँ बार बार, वो मंदिर के जैसा बना हुआ है, उसके पूरे, हाँ, उसका मंदिर है। आर्किटेक्चर, मंदिर है वो, एक्चुअली गुम्बद मंदिर है वो हाँ actually। उसमें जी 12 ग्रीक गॉड्स थे, उसके बाद 12 रोमन्स हुए, अभी 12 पोप बैठे हुए हैं अंदर। 12 12 हाँ 12, तो उनको 12 का भी काउंट करना पड़ा। तो 12 सूर्य की वहां जी पूजा होती थी, वो इतिहास है वहां का। हाँ हाँ और द्वादश जी आदित्य, और द्वादश आदित्य की जो जो स्टोरी है, ये चोरी की थी ग्रीक्स ने। कृष्ण को जब 12 सूर्य सुखाने के लिए आते हैं, उस मंदिर का अर्थ ही वो है कि वहां पे, अच्छा बताइए मुझे, एक मंदिर के सामने नहाने की जगह क्यों बनी हुई है? अगर 12 सूर्य की पूजा हो रही है, बाहर बाहर नहाने की जगह क्यों बनी है? तो यशोदा और कृष्ण की जो जो वो लीला है,
जहाँ पे यशोदा मैया जो कृष्ण को 12 सूर्य उनको सुखाने के लिए आते हैं, और वृंदावन में लोग राधा मदन मोहन के मंदिर में जाके बाहर जाके देख सकते हैं पीछे की तरफ, वो है। उस स्टोरी को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट किया था ग्रीक, पुराने ग्रीक जो हिंदू ही थे पहले, उन्होंने रिप्रेजेंट किया हाँ था। हाँ जिनको ग्रीक आज बोलते हैं, लेकिन मतलब देखा जाए तो हिंदू राज्य है वो। लेकिन तो ये स्टोरीज को अभी वहां पे 12 पोप बैठे हुए हैं। अब ये अभी ये उनको पूछा जाए कि आपने 12 का ही काउंट क्यों लिया हर जगह? पूरे पूरे इटली के जी इतिहास में हर जगह 12 का काउंट है। आप कुछ बोल रही थी, प्लीज कंटिन्यू, कुछ बोल रही थी आप। जी जी जी। आप कुछ पूछ रहे थे, वो पूछ लीजिए फिर। मैंने आज जरा पॉइंट नोट किया हुआ, भूलूंगी नहीं। हाँ, जी एक मेरा क्वेश्चन था कि ये जो अभी भी चल रहा है अलेक्जेंडर की कहानी। अच्छा, मैं अपने आप को मॉडिफाई करूंगा इस बार, कि मैंने एक लेक्चर दिया था ग्रीस में, अलेक्जेंडर द माउस। मतलब वो मॉस्को यूनिवर्सिटी का अकाउंट था, या दूसरे यूनिवर्सिटी का अकाउंट था कायरो का, कि अलेक्जेंडर कभी वो बहुत बुरी तरह हार के वापस गया, मर गया वहां पे, ऐसा लोग ऐसा बता रहे हैं वो। अभी अभी आपने बताया कि वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं पर भी। आप उसको क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, 4 हुए हैं वहां पे तो। देखिए, इसमें ऐसा है कि इतिहास को बाद वाला आदमी कैसे जानेगा। आप रहिए ना स्क्रीन पर, बिल्कुल, तो मैं बात रहूं। करने में आराम होगी। जी। तो बाद वाला आदमी कैसे जानेगा जब उस समय ही कुछ लिखा गया हो, कुछ करेक्ट। रिकॉर्ड हो। या उस समय नहीं लिखा गया, 10-20 साल बाद, 50 साल बाद। लेकिन ऐसा कोई महानायक है, तब तो हाथों हाथ लिखा जाएगा। बिल्कुल। लिखा जाएगा ना। उस लिखने के आधार पर हम बाद में कुछ लिखेंगे। इनके यहाँ किसी नायक का 500 साल तक कुछ लिखा नहीं गया। 500 साल बाद तुम लोग को सपना आ रहा था कि गैब्रियल आ रहा था, कौन आके तुम लोग को बता। ठीक, अच्छा मान लो कुछ बता दिया गया, तो आज तो दुनिया सामने है ना। आज अच्छा, अलेक्जेंडर पर कुछ भी ग्रीक भाषा में कोई महाकाव्य है, कोई नहीं कोई है, स्मारक है, कुछ कोई नहीं। कहावतें हैं? तो इसको इतिहास मान। अलेक्जेंडर बहुत अच्छा बच्चा है भाई, कोई प्रतापी बच्चा होगा, हम नहीं बहस कर रहे हैं। वो कहीं आया गया भी होगा, हम उस पर भी बहस नहीं कर रहे हैं। वीर महावीर होते रहे, लेकिन कुछ रिकॉर्ड तो दोगे भाई। किसी भी चीज का कोई तो रिकॉर्ड होगा। है नहीं। और तुम्हारे अपनी कहानी में ये एब्सर्ड फैब्रिकेशन क्यों है? तुम्हारे एब्सर्ड फैब्रिकेशन में उसके सैनिक लोग विद्रोह कर देते हैं। तुम्हारे एब्सर्ड फैब्रिकेशन में पर्शिया के बाद पानी है, समुद्र है, धरती खत्म हो जा रही है। तुम्हारे एब्सर्ड फैब्रिकेशन में पर्सिया जाने के बाद तुमको किसी भारत का पता चल रहा है। हम्म। तुम्हारे एब्सर्ड फैब्रिकेशन में बाद में तुम उसको विश्व विजयी कह रहे हो। वो दोनों अमेरिका गया था क्या विश्व विजयी? वो अफ्रीका गया था, वो ऑस्ट्रेलिया गया था क्या? छोड़ दो। रोम गया था क्या वो? हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, फिनलैंड, स्वीडन कहीं गया? और तुम उसको कह रहे हो जी विश्व विजेता। तो भाई वो लिखने वाला जो एब्सर्ड था सो था, बोलने वाला कितना एब्सर्ड है। बिल्कुल। तो जो हम कोशिश कर रहे हैं, 2 4 10 ऐसी बातें बताने का जिससे क्या क्या दिखता है। तो ये जो सर्च फॉर एंटिक्विटी है, इसमें भी ये 2500 साल के पीछे नहीं जा पाए यूरोप के मामले में। क्यों? वो जो मैंने हिमयुग की बात की थी आपसे, 2500 साल पहले केवल मेडिटेरियन के किनारे कुछ रहने का मामला बनता है। और इस 2500 साल में तुम्हारे पास कोई किताब मिला? रोम के इतिहास पर कोई किताब है? छोड़ दो अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बारे में एरियन स्ट्रैबो, अरे एरियन स्ट्रैबो ने रोम के बारे में कुछ लिखा? वो कोई किताब है कहीं? जी नहीं है। क्यों? मुसलमान आए, अतिलाहूड़ आया, सब जला गया। केवल भारत पर विजय की कथा तेरी खोपड़ी में कूद गई। तो उसकी खोपड़ी में कूदी तो अच्छी बात है, चर्च की सेवा कर रहा है। बाकियों की खोपड़ी में, भारतीयों की जिनकी खोपड़ी में कूद रही है, अब उनको तो बस प्रणाम।
तो मैं अपनी बात पर आ जाऊं। अच्छा, अब फिर मैं ये कथा सुना रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ इसको बहुत से भारतीय लोग भी सुन रहे हैं। मैं मान के चल रही हूँ उन भारतीय लोगों में कुछ लोगों का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंध होगा। मैंने और मिश्र जी ने तो बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी है। उन लोग को बोलो कि भाई तुम लोग के माता पिता गुरु अगर ये अंग्रेज चर्च के प्रीस्ट ही लोग हैं, तो उन्हीं लोगों ने लिखा है लखी बंजारों के बारे में। कब? 1870, मतलब लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में भारत में यूरोपियन फ्रेंच स्त्री है या क्या, सारी पुस्तकें मेरे पास है। आप लोग कहेंगे तो कभी भोपाल में है, अभी मैं देहरादून में हूँ। सारी पुस्तकें मेरे पास है, मैं पुस्तकें दे दूंगी, संदर्भ दे दूंगी, सब कर दूंगी। तो 20-20, 30-30 हजार एक साथ चलते हुए बैलगाड़ियों को देख रही है। और भारत में लखी मेला, लखी बंजारा ये सामान्य है। मैं राजस्थान की हूँ। राजस्थान में एक नहीं अनेक लखी बंजारे हैं। लखी बंजारा मतलब जिसके पास 1 लाख बैलगाड़ी है। 1 लाख बैलगाड़ी का मतलब 2 लाख बैल। और स्टेपनी अगर रखें तो एक 25,000 बैल एक्स्ट्रा थक गया, बीमार हो गया, चोट लग गया, कोई बात नहीं। और एक बैलगाड़ी के ऊपर एक चरवाहा, यानी 1 लाख चरवाहा, और मिनिमम चरवाहा नहीं, गाड़ीवान, और एक उसका हेल्पर या साथी। तो एक लखी बंजारा कौन है जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, जो 2 लाख लोगों को सीधे इंगेज कर रहा है, जिसके पास 2-2.25 लाख बैल हैं। और इन 2-2.25 लाख बैलों की हैंडलिंग के लिए कितने लोग हैं? अब कल्पना कीजिए, ये फ्रेंच स्त्री का या स्वीडिश स्त्री का साक्ष्य है। और जितनी भी मैं किताब बता रही हूँ यही ऑक्सफोर्ड, इधर उधर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, मतलब यूरोप और अमेरिका के पब्लिकेशन के आधार। तो जब इतने बैलगाड़ियां एक साथ सड़क पर चल रही हैं, तो वो सड़क कैसी है? वो सड़क मेटेलिक रोड है। क्यों? क्योंकि जो पहिया है वो पहिया लकड़ी का है, अभी टायर का पहिया नहीं है। तो लकड़ी के पहिए का अगर घर्षण ज्यादा होगा तो बैल को खींचने में दिक्कत ज्यादा होगी। जो कन्वॉय का जो चलने की गति है वो बाधित होगी। तो सड़कें मेटेलिक। और फिर 8 या 10 या 12 घंटे चलने के बाद इन बैलगाड़ियों को विश्राम की आवश्यकता है। तो उस सड़क पर कितने सराय हैं, कितने पानी की व्यवस्था है, कितने भोजन की व्यवस्था है, इसका क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक का कैलकुलेशन करने की जरूरत है। थोड़ा सा और बता रही हूँ, एक केवल वर्णन बता रही हूँ। गंगा जल, गंगा नदी भारत के उत्तर में एक जगह से एक जगह बह रही है, गंगा सागर बंगाल में जाकर गिर जाती। संपूर्ण भारत में गंगा जल जा रहा है। गंगा जल से भर भर के कुंड बन रहे हैं, तालाब बन रहे हैं, सरोवर बन रहे हैं। और दक्षिण भारत में एक चोल राजा है, सम्राट है, महाराजाधिराज है, जिन्होंने गंगा नदी के जल से सागर ही बना दिया, इतना विशाल सरोवर बना दिया। अच्छा, जो भी समृद्ध है वो गंगा जल ही पान कर रहा है, गंगा जल से ही भोजन बन रहा है। अब आप कल्पना कीजिए, गंगा जी जहां जहां से बह रही हैं वहां से गंगा जल पात्रों में रखकर, बैलगाड़ियों में रखकर भारत के हर कोने में जा रहा है, रोज रोज रोज। तो कितनी लाखों बैलगाड़ियां इस काम के लिए लग, एक आइटम गंगा जल। इसके बाद हिमालय का बर्फ दक्षिण भारत केरल तक जा रहा है, सारे भोजन के पदार्थ जा रहे हैं। बद्रिकाश्रम यानी हमारे जो 4 धाम में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, मैं देखिए जो बोल रही हूँ तोतली वाणी मानिएगा कि एक सामान्य स्त्री बोल रही है। तो वहां के जो पुजारी होंगे वो केरल के होंगे,
तो केरल में जो पुजारी होंगे वो भारत के किसी अन्य क्षेत्र से आएंगे। और कौन सा भारत? ये 15 अगस्त 1947 वाला भारत नहीं है, ये विराट भारत। तो इस भारत में किस स्केल पर कम्युनिकेशन हो रहा है? अच्छा, खाली सड़क से बैलगाड़ी से नहीं हो रहा है, नदियों पर हो रहा है। नदियों पर वो नौका वाले जहाज केवल नहीं नाव नहीं चल रही है, वो जहाज के आकार के नाव चल रहे हैं, जिसकी एक कल्पना बाहुबली फिल्म में है। अगर 20वीं 21वीं शताब्दी के डिकेडेंस, मतलब डिकेडेंस की पराकाष्ठा के में हिंदू समाज का अगर कोई एक, राजा मौली जी उसके निर्देशक हैं, अगर एक ऐसे जहाज की कल्पना कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वैसे जहाज का वर्णन उनको तमिल साहित्य में, तेलुगु साहित्य में या मलयालम साहित्य में लिखा हुआ मिला है। अब नहीं साहब, हम इनको नहीं मानते। 13वीं 14वीं शताब्दी में, अगर मुझे सही नाम याद है, तो इब्न बतूता है अफ्रीका का कोई। अब अफ्रीका का हो, पर्शिया का हो, कहीं का हो, ये लोग उसको अरबी बता देते। जो अरब वाला आदमी समुद्र देखा नहीं, उसको ये लोग अरबी बता देते हैं। इब्न बतूता है और बहुत सारे लोग हैं जो महासागर में, हाई सीज में चलने वाले ऐसे जहाजों की चर्चा करते हैं, शिकायत करते हैं कि मुझे जहाज में जो केबिन मिला उसमें अटैच्ड बाथरूम नहीं है। तो ये किसकी बात है? शायद 14वीं शताब्दी की बात है। तो इस स्केल पर लोग चल रहे हैं। और छोड़िए 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं, ये तो आदित्य जी बताएंगे। तीर्थयात्री जब जा रहे हैं, वैष्णव तीर्थयात्री, जगन्नाथ धाम से वृंदावन धाम, वृंदावन धाम से बद्रिकाश्रम, कहीं से पंढरपुर, तो कहीं द्वारकाधीश, तो कहीं रामेश्वरम, संपूर्ण भारत में तीर्थयात्री चल रहे हैं। और वो ये कोई 10 20 50 नहीं है, ये 100 200 नहीं है, ये हजारों हजारों की संख्या में निरंतर चल रहे हैं। और ये निरंतर चलने वाले तीर्थयात्री मुसलमानों के क्षेत्र से भी गुजर रहे हैं, मुसलमान राज्य वाले क्षेत्रों से भी गुजर रहे हैं। तो या तो इनको सेफ पैसेज है, तो अगर सेफ पैसेज है तो हिंदू सोसाइटी का सामर्थ्य या उनसे रक्षा का सेना चल रही है, या शस्त्र वाले लोग चल रहे हैं। और जो इतना जबरदस्त जो ट्रेडिंग हो रहा है, तो इस ट्रेडिंग में हर जगह कम से कम पिछले 1000 साल में कमोडिटी, या वो जो पूरा जो कन्वॉय चल रहा है, उस कन्वॉय की रक्षा के लिए शस्त्रधारी चल रहे हैं। एक ब्रिटिश एस्टिमेट है, वो पुस्तक भी मेरे पास भोपाल में है, जिसमें वो कह रहा है 20% एडल्ट मेल पॉपुलेशन भारत का आयुध जीवी है। इट अर्न्स इट्स लाइवलीहुड थ्रू सम काइंड ऑफ ए मिलिट्री प्रोफेशन। अब ये गणित कर लीजिए, मैं गणित करके कई बार बताई हूं, अभी नहीं बता रही। भारत के चारों वर्ण शस्त्रधारी हैं। मुझे एक बार एक जगह मैंने भाषण सुना, हर जगह लक्ष्मी गणेश क्यों है? लक्ष्मी जी के साथ नारायण बैठते, गणेश जी क्यों बैठे? तो मुझे कुछ संस्कृत के श्लोक भी बताए, मुझे बताना नहीं आएगा। क्यों? गणपति जो है वो गणपति हैं, गणनायक हैं, देवताओं के सेनापति हैं। तो जहां लक्ष्मी है, जहां समृद्धि है, जहां ऐश्वर्य है, वहां पर शौर्य है, शस्त्र है, रक्षण है। चारों वर्ण भारत में शस्त्रधारी हैं। भारत में स्त्री भी शस्त्रधारी है, पुरुष तो है ही है। और कैसी शस्त्रधारी है? रामायण 13 लाख 16 लाख साल पहले महारानी कैकई देवासुर संग्राम में देवता बुला रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को, और उनको अपनी सहायता के लिए जो बेस्ट लगा पूरे जम्बू द्वीप में, वो है महारानी कैकई। कोई 25 साल 26 साल 30 साल की,
और ये उनका पत्नी मोह नहीं है, ये सिद्ध हुआ है देवासुर संग्राम में। 2 बार प्राण रक्षा की है, 2 बार किया है। अब वो महारानी कैकई से लेके महारानी लक्ष्मीबाई 19th सेंचुरी 1857 से 1860, 19th सेंचुरी में लक्ष्मीबाई को सेना का सेनापति चुनते हैं भारत के सभी पुरुष राजा, मुसलमान और हिंदू। मुसलमान क्यों? मुसलमान कन्वर्ट हुआ है, तो जो बेस्ट है जनरल वो महारानी लक्ष्मीबाई है 19th सेंचुरी। सारे प्रीस्ट, सारा चर्च, सारा मियाँ, सारा मल्हार के बाद एंड शी प्रूव्स राइट चॉइस। भारत में बच्चा भी आर्म विल्ड करता है, गणेश और कार्तिकेय। भारत में सर कटने वाला देह भी आर्म विल्ड करता है, जिनका एक विशेष नाम है राजस्थान में, जो सिर कटने के बाद युद्ध करते हैं। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। भारत में साधु भी शस्त्र धारण करते हैं, सन्यासी भी शस्त्र धारण करते हैं। 10 नामी अखाड़ा, नागा साधु, प्रथम स्नान, शाही स्नान, समस्त भारतीय समाज के सहमति से, आश्वस्ति से, आशीर्वाद से। जब हमारे यहाँ कहा जाता है जय हो, तो ये जय हो, जयतु, मध्य प्रदेश में अभी भी बार बार जय हो, ये आशीर्वाद है। तो नागा साधुओं की जय हो। समस्त सनातन हिंदू समाज उनको आशीर्वाद देके प्रथम स्नान का अधिकार देता है कुंभ मेले में। भारत के सभी देवी देवता शस्त्रधारी हैं, इसलिए 21वीं शताब्दी में भारत पुनः अपने स्थान को प्राप्त कर रहा है। नेहरू का चक्कर, चर्चिल का चक्कर, रूजवेल्ट, ट्रूमैन का चक्कर ओवर हो रहा है। तो भारत में फिर 19th सेंचुरी, जब डिकेडेंस का लिमिट है, एक भारत का व्यापारी, गुजरात का विरजी वोरा, एक हुंडी से पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्गो खरीद लेता है। तो वो उस दिन एक ही हुंडी तो नहीं काटता है, उस दिन और बहुत सी हुंडियां काटता है, महीने भर हुंडियां काटता है, साल भर हुंडियां काटता है। और वैसा विरजी वोरा एक व्यापारी नहीं है। पूरा अगर भारत का कोस्टल देखा जाए तो कम से कम 100-125 इंपॉर्टेंट कोस्टल टाउन्स है, पोर्ट टाउन्स है, जहां से व्यापार हो रहा है। तो ये हम कब बता रहे हैं? 19th सेंचुरी। जब तुम बता रहे हो कि भारत कंगाल हो चुका है, ये कथा तुम कब कह रहे हो? 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में क्या कह रहे हो? सोने की चिड़िया थी, लूट ले गया जी, लूट ले गया। अब आपको मजा आएगा, कौन लूट ले गया भाई? अकबर लूट के कहाँ गया था? और औरंगजेब और शाहजहां और जहांगीर और वो 2 ठो बलबन और वो खिलजी और वो तुगलक, ये नालायक तो हज करने नहीं गए, लूट के कहाँ गए? भारत का पाव भर सोना 1757 के पहले भारत की पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर नहीं गया। 1757 से 1760, 3 साल भारत का सोना ईस्ट इंडिया कंपनी के डोंगी नुमा जहाजों पर, जहाज का साइज क्या है, 3 साल इंग्लैंड गया। इंग्लैंड का टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल डबल। यूरोप के लिए फेनोमेनल, भारत के लिए जैसे मैंने इस प्लेट में इतना सा छोड़ दिया है ताल मखाना, इतना भी नहीं है, एक ताल मखाना। वो क्या था? सोना। मीर जाफर ने प्रसन्न होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव को मुंशीगिरी का काम दिया। मुंशीगिरी क्या? बंगाल के 3 जिलों का लैंड रेवेन्यू, लगान जिसको कहते हैं, इसको कलेक्ट कर लो और कलेक्ट करके ट्रेजरी में जमा कर दो, बंगाल की ट्रेजरी। पूरे भारत का लगान नहीं, भारत का एक राज्य बंगाल के 3 जिला, शायद याद नहीं आ रहा मुझे जिले का नाम, उसका केवल एक सिंगल टैक्स लगान। लगान क्या होता है? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ
उसका एक हिस्सा भारत में छठवां हिस्सा था, ये मुसलमानों का राज्य था, तो मान लीजिए 33% ले लिया। तो 3 साल का भारत के 3 जिलों का 33% एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को किस विधि से कन्वर्ट किया गोल्ड में और ले गया इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के लिए वो फेनोमिनल वेल्थ है, भारत के लिए उतना तो हम चिड़िया को खिला दें। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूं, अभी बहुत सा पॉइंट बच गया है, जल्दी जल्दी कह दे रही हूं कि ये भी एक मिथ है। बहुत ड्रेन हुआ, हम उसको नहीं निगेट कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रेन भारत के लिए, भारत के री एमर्जेंस के लिए नॉट एन इशू। इंग्लैंड के लिए, यूरोप के लिए वो ड्रेन फेनोमिनल, और इतना फेनोमिनल कि 100-200 साल तुम लोगों ने इतना लफंगापन कर लिया। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस टर्म, बट दिस इज द राइट टर्म। तो ये जो 3-4 उदाहरण, और 1760 के बाद इतना सोना भारत के बाहर नहीं गया है। 1760 के बाद उसी सोने से वो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार करने लग गई, और हुआ ये कि 1760 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सोना इंग्लैंड से लाना बंद कर। और ये जो एंगस मेडिसन वाली पुस्तक है उसमें, और एक इंग्लैंड, उसमें नहीं, इंग्लैंड के पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट है जिसमें लेट 19th सेंचुरी तक भारत नेट इंपोर्टर ऑफ बुलियन है इंग्लैंड से, नेट इंपोर्टर ऑफ बुलियन। 1947 में इंग्लैंड भारत का कर्जदार है, स्टर्लिंग बैलेंसेस। सुभाष बाबू को हटाकर जो नेहरू जी को बनाया गया है, इस स्टर्लिंग बैलेंस को चित्त से गायब कर देने के लिए। इस गणित पर हम यूरोप में या बाद में कभी बात करेंगे, आज का विषय नहीं। एक्चुअली क्या करते हैं कुसुमलता जी, क्योंकि इतना सारा डेटा है लोगों के पास, इसी शो को हम अगले हफ्ते जब हम शुरू करते हैं इसको अगले शो के लिए, तो इसी डेटा से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि इतना सारा इंफॉर्मेशन है लोगों के लिए कि अभी आप नोट्स बनाइए, देखिए उसको, और अगले शो में इसको हम कवर करते हैं बाकी का पॉइंट्स। हाँ, ठीक क्योंकि है। क्योंकि ये शो लोग आजकल तो लोगों का यूट्यूब मेमोरी है तो शॉर्ट्स और रील्स में चलता है, तो ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया है इसको, 1 घंटा 10 मिनट 12 मिनट, तो वो आई एम सो सॉरी। जी। तो लोग बाकी मतलब मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन जी मेरे को जी मालूम है किस तरह हमारे व्यूअर्स देखते हैं। तो मैं आप सब लोगों आप नोट्स बनाइए, जैसे हर सतोलॉजी शो के आप नोट्स बना सकते हैं। रेफरेंसेबल मटेरियल है, आप कोई भी शो चाहे पहले से लेके आज तक के शोज देखें, 1000 शोज हैं, और सभी में आप नोट्स बना सकते हैं, किसी में भी शो में। तो जरूर आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। आपके कमेंट्स हम लोगों को बहुत चीजें बताते हैं। सारे कमेंट्स मैं खुद तो पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स पे मेरी टीम उसको नोट्स बनाती है और उसको देती है, हमारे जो गेस्ट हैं सबको देती है। कुसुमलता जी तो हमारे पार्ट है सेथोलॉजी के। तो प्लीज शेयर करिए हमारे साथ, और हम लोग डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो आते हैं उनके सामने भी रखते हैं ये सारे पॉइंट्स। तो तब तक के लिए हम लोग अगले हफ्ते इस शो को कंटिन्यू करते हैं। इज इट ओके विद यू? जी 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 हाँ, जी। ठीक है, मैं चलिए। घड़ी देखने में गड़बड़ हो गया कुछ आज जी, नहीं तो मैं घड़ी देखती रहती। जी चलिए, नमस्कार। नमस्ते एंड थैंक यू, एंड हम लोग फिर इसको शो को कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते। नमस्ते।